रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर स्पेस, चैप्टर नंबर 6 मेथड का जो चैप्टर नंबर 6 है। तो उसमें आज हम जो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज है जी 6.4। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जो इसके अंदर यूज़ होंगी वो हमने सीखनी है। सबसे पहले जी डेफिनेशन आती है बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो इसे कैसे हम डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं कि बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट। कहते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है, ठीक है, सच दैट जनरेट वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ स्पेंस आगे दैट इज वो कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ वी। वो कहता है कि हर एलिमेंट जो वेक्टर स्पेस का कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ स्पेनिंग सेट एस। कहता है कि हर वो एलिमेंट जो वेक्टर स्पेस वी का हो उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेनिंग सेट एस में एलिमेंट ऑफ एस में स्पेनिंग सेट जो एस है उसमें लिख सकें। उससे हम क्या कहते हैं? बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको समझ आएगी बेसिस ऑफ रियल नंबर, अगर r पावर 1 है तो इसकी बेस क्या होगी? एक ही होगी, e। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? e से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होती है 1। अच्छा, बेस ऑफ r, अगर मैं बेस ऑफ रियल नंबर r2 निकालूँ, ठीक है, बेसिस ऑफ r2, तो R2 बेस किसके इक्वल होती है? ये आपने याद रखनी है। E1 किसके इक्वल होता है जी? 1,0। मतलब R2 है ना, तो इसमें दो बेसिस होंगी, ठीक है, E1 और E2। E1 मीन्स क्या है? इसमें 1,0 और 0,1 आ जाएगा। अच्छा जी, R3 बेसिस, R3 बेसिस का क्या मतलब है कि इसके अंदर तीन बेसिस होंगी, E1, E2, E3। अब इसके अंदर E1 किसके इक्वल होता है? 1,0,0। E2 किसके इक्वल होगा? 0,1,0। और E3 किसके इक्वल होगा? 0,0,1 के। इसी तरह अगर मैं R4 बेस निकालना चाहूँ तो R4 बेस मेरे पास क्या आएगी जी? R4 जो बेस है वो फिर आ जाएगा जी, इसके अंदर 4 बेसिस आ जाएंगे। E1 आ जाएगा, E2 आ जाएगा, E3 और E4। अब E1 में एलिमेंट कैसे होंगे? 1, R4 बेस है ना, तो 1,0,0,0। E2 में क्या आएगा? 0,1,0,0। E3 में आ जाएगा जी 0,0,1,0। और E4 इक्वल आ जाएगा 0,0,0,1 के। सही हो गया। अब हम डेफिनेशन को समझते हैं इसकी। एक और डेफिनेशन है उसको हम समझते हैं। ये तो आपको मैंने सिंपल बेसिस का बताया। इसी तरह R5 होता तो इसमें 5 बेसिस आ जाती, R6 होता था इसमें 6 बेसिस आ जाती। तो अब तो सोन इस तरह हम चलते रहते हैं। तो डेफिनेशन है एक और, कहता है कि लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसिस। वो कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर स्पेसिस हों ओवर फील्ड एफ, तो फिर वो फंक्शन डिफाइन करता है, कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम यू टू वी बी अ फंक्शन देन टी इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कहता है कि टी को मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहूँगा? इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइज। वो कहता है कि इसके अंदर फिर दो कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाइज होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन वो कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको कब कहेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कहता है कि टी ऑफ u1 प्लस u2 ये किसके इक्वल आ जाए? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u1 प्लस u2। मतलब दो ऐड हो रही हूँ दो स्पेसिस, तो उनको अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन हमने उनकी कर देनी है। इसी तरह अगर कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन फील्ड का एलिमेंट अगर आ जाए, यू के वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए यू ये इक्वल होगा ए इंटू ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू आ जाएगा। फॉर ऑल यू बिलोंग टू वेक्टर स्पेस यू एंड ए बिलोंग टू फील्ड एफ। तो ये स्केलर एलिमेंट होते हैं जो फील्ड के एलिमेंट हैं।
तो ये जो डेफिनेशंस जो दो मैंने आपको बताई हैं, ये क्वेश्चन के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। एक तो बेसिस, ठीक है, ये बेसिस बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है, इनको आपने याद रखना है क्या होती हैं। और ट्रांसफार्मेशन, लीनियर ट्रांसफार्मेशन। अब जी हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानब। एक्सरसाइज जो है हमारे पास जो 6.4 है उसको हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। इसमें वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। कहता है कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेस 3 to base 3 with respect to the standard basis for बेस R3, ठीक है। कहता है कि बेस 3 से वो कहता है कि फाइंड अ मैट्रिक्स, वो कहता है कि मैट्रिक्स फाइंड करके दो बेस 3 to base 3, ठीक है। तो सिंपल एक उसने पहला पार्ट दिया हुआ, कहता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1, x2, x3 उसने दिया हुआ इक्वल है जी x1, उसने खुद बना के दिया x1, x2, 0। अब हमें उसने क्या बताया कि बेस 3 to base 3 आपने निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेस R3 है ना, तो इसकी बेसिस मैंने आपको खुद बताई हैं। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 क्या होती हैं, जो वेक्टर कंसिस्ट ऑफ द वेक्टर E1, E2 और E3 हम जानते हैं। E1 किसके इक्वल होता है 1, 0, 0। E2 किसके इक्वल होता है 0, 1, 0। और E3 किसके इक्वल होता है 0, 0, 1। तो ये जो बेसिस है ना, ये आपने इसमें पुट कर देनी है सिंपली बारी बारी। तो पहले मैं बेस 1 पुट R3 की E1 जो है वो मैं पुट करने लगा हूँ, बेस E1। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E1 इक्वल टू, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी E1 की वैल्यू क्या है जी 1, 0, 0। ये x की जगह 1, x2 की जगह 0 और x3 की जगह 0, ये हमने पुट कर दिया इक्वल टू। अब ये जो इसका आगे उसने ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बना के दिया हुआ है उसमें ये वैल्यू जो है वो पुट कर दो, ठीक है। तो ये फिर क्या आ जाएगा, x1 की जगह हमने 1 पुट किया, x2 की जगह 0 और x3 की जगह 0। तो ये इसको फिर हमने बेसिस में कन्वर्ट करना। ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, ये E1 का होता है, ये सेकंड एलिमेंट E2 का, ये थर्ड एलिमेंट E3 का होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम कामा की फॉर्म ख़त्म करना चाहें तो हम फिर कैसे लिखेंगे 1E1 प्लस, ठीक है, 0E2 प्लस 0E3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया जी TF E1। अब मैं बेस E2 पुट करने लगा हूँ इसके अंदर, TF E2 ये इक्वल आ जाएगा E2 की वैल्यू किसके इक्वल है 0, 1, 0। तो ये इसमें पुट कर दी। इसका फिर आंसर उसने जो दिया है उसमें वैल्यू फिर आप पुट कर दोगे तो ये 0, ये 1 और ये 0 आ जाएगा। अब इस कामा को ख़त्म करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में, फिर कैसे लिखते हैं 0E1 प्लस 1E2 प्लस 0E3 आ जाएगा। उसके बाद जी थर्ड क्या है हमारे पास 0, 0, 1 E3 जो है वो वैल्यू आप ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर दो। तो TF अब 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे आ जाएगा जी E3 की वैल्यू वो क्या है 1। तो इसके आंसर ये किसके इक्वल है, ट्रांसफॉर्मेशन हमें बना के देता है 0, इसमें 0 पुट किए, 0 पुट किए, ये ऑलरेडी 0 है तो ये 0 आ। अब इसको फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो 0E1 प्लस 0E2 प्लस 0E3। अब आपने ये बना लिए हैं जी, ये सारे कॉलम्स बना लिए हैं, ठीक है। अब आप इसको बनाने लगे हो जी मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया तो हैज़ द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस। तो फिर स्टैंडर्ड बेसिस में हम इसको कैसे लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा। अब ये जो वैल्यूज़ है इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लो। ये क्या आ जाएगा 1, 0, 0, फिर क्या आ जाएगा 0, 1, 0, फिर क्या आएगा जी लास्ट क्या हमारे पास आ जाएगा 0, 0 एंड 0 आ गया। तो ये इसका जी रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरह अब इसका जी पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में वो क्या कहता है जी, ट्रांसफॉर्मेशन उसने हमें दिया x1, x2, x3 और उसने हमें आंसर बना के दिया हुआ है इसका जी x1 प्लस x2 फिर -x1 -x2 x3। तो
हमने बेस 3 टू बेस 3 निकालना है इसका मैट्रिक्स। तो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 हम जानते हैं, जैसे अभी हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 किया, इसी के अब हम पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं। तो इसके स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ फिर R3 आप निकालो, तो ये क्या आएगा जी, R3 की स्टैंडर्ड बेसिस हमने ऊपर सबसे पहले डेफिनेशन में यही सीखा है। तो E1 E2 और E3 होता है। अब R3 है ना बेस, तो इसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 का E1 में क्या आएगा 1, 0, 0, E2 में आ जाएगा 0, 0, 1, 0, 1, 0, और E3 में आ जाएगा 0, 0, 1। अब जी टी ऑफ E1 निकालो, ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी, ठीक है, सिंपल। जहाँ पे E1 की वैल्यू आपने पुट कर दी, जहाँ पे x लिखा है वहाँ 1 पुट करेंगे, जहाँ पे x2 लिखा है वहाँ हम 0 पुट करेंगे, और जहाँ पे x3 लिखा है वहाँ हम 0 पुट करेंगे। तो ये सिंपल ही फिर इसमें पुट किया आपने, इनको आपने फिर सॉल्व करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 0 1 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जी क्या आ गया, इसमें वैल्यू पुट की तो -1 -0, तो ये -1 ही आ जाएगा, और इसमें वैल्यू पुट की तो 0, तो ये आपके पास आ गया। आप कामा को ख़त्म करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस E2 प्लस 0 E3 आ जाएगा। फिर इसी तरह E2 बेस आपने इसमें पुट की, सिंपल, आपको समझ आ गई होगी अब। तो 0, 1, 0, ये इसमें फिर वैल्यू पुट करें, सिंपल, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास जी आंसर आ जाएगा जी 1, -1, 0, तो ये आ जाएगा 1E1 प्लस -1E2 प्लस 0 E3। अब इसी तरह जी स्टैंडर्ड बेस R3 E3 निकालो, इसमें पुट करो, तो E3 किसके इक्वल है 0, 1, तो इसमें हमने पुट की तो टी ऑफ आ जाएगा E3 इक्वल आ जाएगा टी ऑफ 0, 0, 1, सही हो गया। अब ये वैल्यूज़ इसमें हमने पुट की, सिंपल, तो आपके पास आ जाएगा 0, 0, 1, तो इसको हम लिख लेंगे 0E1 प्लस 0E2 प्लस 1E3। अब आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो इनको आप क्या कर लो, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे, सिंपल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हैंस द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T विद रिस्पेक्ट द स्टैंडर्ड बेसिस इज, ए में क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास जो पहला है वो क्या है 1, -1 एंड 0, तो इधर आ जाएगा 1, -1 एंड 0। सेकंड में आ जाएगा, सेकंड जो उसने दिया हुआ है जो टी ऑफ E2 आपने निकाली वो आ जाएगा 1, -1 एंड 0, और टी ऑफ E3 में क्या आ जाएगा 0, 0 एंड 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह देखो, ये आपने खुद करना है जी। अब इसका तीसरा पार्ट बिल्कुल ही उसी तरह है। अब उसने हमें दिया हुआ है जी टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1, x2, x3 इक्वल दिया हुआ जी x2, -x1, -x3। तो सबसे पहले वो कहता है कि मैट्रिक्स फॉर्म बना के दो, किस में, वही जो पहली कंडीशन है कि बेस R3 के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म बना के दो। तो वही फिर सबसे पहले R3 की स्टैंडर्ड बेसिस लिखी, E1, E2 और E3। फिर सिंपली बारी बारी E1 की वैल्यू पुट की, ठीक है, इसके अंदर E2 की वैल्यू पुट की, आपके पास ये आंसर आ गया। E3 की वैल्यू पुट की ये, तो फिर इसको आपने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये जो वैल्यू होती है इसको आपने रो जो होती है इसको कॉलम में इधर लिखना है। जब मैट्रिक्स में आप लिखेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो 0, -1, 0 आ गया। फिर दूसरा आ जाएगा जी 1, 0, 0, और तीसरा क्या आ जाएगा 0, 0 एंड -1। तो ये इसका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, आपने खुद ट्राई करना है। अब जैसे हमने पहले 3 पार्ट किए हैं, इसी तरह फोर्थ पार्ट है। इसमें उसने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिया हुआ है जी x1, x2, x3 इक्वल दिया है x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो वही मतलब स्टैंडर्ड बेसिस R3 टू R3 आपने निकालना है। तो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 की वो फॉर्म लिखी जो उसके बेसिस हैं। E1 किसके इक्वल है जी 1, 0, 0, फिर E2, फिर E3, वही इसी तरह वैल्यूज़ लिखी। फिर टी ऑफ E1 आपने निकाला, सिंपल। फिर जहाँ जहाँ पे x लिखा x1 लिखा वहाँ x वहाँ पे
हम x1 की वैल्यू लिखेंगे और x2 की जगह 0, x3 की ये टी ऑफ E1 आ जाएगा। फिर इसी तरह टी ऑफ E2 आपने निकालना है, टी ऑफ E3 निकालना है। सिंपल वही जैसे हमने पहले 2-3 पार्ट्स किए हैं। अब फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आपने सिंपली फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना और ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जी ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया 6.4 का। अब हम चलने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल सा है। वो कहता है कि फाइंड द मैट्रिक्स, इसमें वो कहता है कि फाइंड मैट्रिक्स फाइंड करो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस आर ऑफ द गिवन स्पेसिस। तो सिंपल उसने अब हमें एक ना ट्रांसफॉर्मेशन उसने खुद बना के दे दी है। पहले तो उसने सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन दी थी कि उसी ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स बना के दो। अब वो कहता है कि पहला उस पार्ट है, वो कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम बेस R1 टू R2। डिफाइन उसने हमें करके दे दिया। वो कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है 3x, 5x। लेकिन उसने कहा है कि बेस R1 से R2 के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म बना के दो। तो सिंपल स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ बेस R1 की क्या है, सिर्फ E1 फंक्शन आएगा ना, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो किसके इक्वल होगा 1 के। इसकी बेस यही है। अब ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ये क्या है टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x किसके इक्वल है 3x, 5x। तो ये x में हम क्या पुट कर देंगे, E1 की वैल्यू पुट कर दी। तो अच्छा एक और बात, पहले इसको करने से पहले हमने बेस R2 भी निकालनी है अभी स्टैंडर्ड बेसिस। तो R2 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या आएंगी। अब पहले के नाम हमने ई में रखा हुआ नहीं, इसका मैंने फिर नाम तब्दील कर दिया। U1 में हमने रख लिया 1,0, U2 में आपने क्या रख लिया 0,1। ये इसकी बेसिस आ गई। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E ये इक्वल आ जाएगा टी ऑफ E1। तो ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज़ हमने जस्ट इसमें पुट की पहले बेस R1 की, तो यह आ जाएगा 3 ऑफ 1, 5 ऑफ 1। ठीक हो गया। अब ये 3,5 आ जाएगा। अब 3,5 3 को मैं लिख सकता हूँ ना, ये फर्स्ट एलिमेंट है ना x एक्सिस और ये y एक्सिस एलिमेंट है। तो ये क्या आ जाएगा 3,0, ये बेस E1 का एलिमेंट है, ये बेस E2 0,5 आ जाएगा। अब ये सारी 3 को हम बाहर फिर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपने बाहर कॉमन ले लिया 3, तो यह आ जाएगा 1,0, 5 ऑफ आ जाएगा 0,1। तो ये बेस क्या बन गई R2 की, U1 की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गया U2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया जी 3U1 प्लस 5U2। तो हैंस फिर मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिखना है, हैंस द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस इज। तो इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे, तो 3 और 5 इसका आंसर आ गया। अगर नहीं समझ आएगा तो ये देखो आप दूसरा पार्ट है, इसमें मज़ीद आपके पॉइंट्स क्लियर आ जाएंगे, डाउट्स जो भी हैं। अब वो कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन बना इज़ अ फंक्शन फ्रॉम बेस R3 टू R2 है, डिफ़ाइन करके दो। आगे उसने खुद एक डिफ़ाइन करके फंक्शन दिया हुआ है, टी ऑफ x1, x2, x3 जो है वो इक्वल है 3x1 प्लस फिर उसके बाद प्लस x2 नहीं -4x2 प्लस 9x3 फिर 5x1 प्लस 3x2 -2x3। उसने क्या कहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन किस में है, बेस R3 से हमने बनाने किस में है, बेस R2 के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। तो वही स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 जो है पहले हमने वो निकालनी है। तो वो हम जानते हैं E1, E2 और E3। E1 में 1, 0, 0, E2 में 0,1, 0 और E3 में 0, 0, 0, 0,1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड बेसिस R3। और उसने बेस कौन सी यूज़ किया R2, तो उसको हमने बेसिस का नाम फिर तब्दील कर देना है। ठीक है, हमने U1 और U2 उसकी बेसिस का नाम रख लिया। U1 मीन्स R2 है ना, तो इसमें आ जाएगा 1,0 और 0,1। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, ये जो बेसिस हमारे पास R3 की हैं ये किस में पुट करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन में। हमारे पास आंसर क्या देगा ये बेस R2 का। तो इसमें सिंपल टी ऑफ E1 1,0,0,0 ये पुट कर दो इस फंक्शन बस इस फार्मूले में। तो आपके पास सिंपल ही
सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा 3,5। 3,5 तो ये x की वैल्यू होती है, ये y की, मतलब E1 की वैल्यू, ये E2 की, तो ये 3,0 0,5। सिंपल जैसे ऊपर किया हमने, 3 को कॉमन ले लिया 1,0 और 5 का कॉमन ले लिया 0,1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 अब इसी तरह बेस E2 आपने निकाली, सिंपल वही वैल्यूज़ हमने इसमें पुट की, सही हो गया। बेस E2 मतलब E2 की वैल्यू आप 0,1,0 इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है। आपके पास ये आ जाएगा, जब सिंप्लीफाई करोगे तो -3,4 आ जाएगा, तो -3 बाहर लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 1,0 और 3 को बाहर निकालो तो 0, ये आ जाएगा -4u1 प्लस 3u2। इसी तरह TF आपने निकालना है, वो वैल्यू फिर उसी इक्वेशन में पुट करो ट्रांसफॉर्मेशन में, तो यह आपके पास आ जाएगा 9 और -2। मज़ीद फिर 9,0 और 0,-2, 9 को बाहर कॉमन ले लिया, -2 को बाहर कॉमन ले लिया, ये बन गई 9u1 प्लस -u2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आया जी, ये जो फर्स्ट की वैल्यू है वो है जी 3 और 5, सेकंड की हमारे पास है -4 और 3, ठीक है, और थर्ड की हमारे पास क्या है 9,-2, तो ये 9 और -2, तो ये इसका जी रिक्वायर्ड आंसर आ गया मैट्रिक्स के फॉर्म। तो इसी तरह आपने जी, अब ये जो थर्ड पार्ट है ये आपने खुद कोशिश करनी है, करने की इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये बेस R2 से R3 पर जा, ठीक है, R2 बेस से R4 वो कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन बना के देता है और डिफाइन करके फंक्शन देता है TF(x) बेस 2 से बेस 4 के आंसर बना के दे रहा है, लीनियर कम्बिनेशन 3x1 प्लस 4x2 5x1 -2x2 x1 प्लस 7x2। और जी हमारे पास क्या आ गया जी लास्ट, 4x5 जो भी है वो वैल्यू जो है ना, आपने जस्ट ये आपने बुक से क्वेश्चन देख लेना है, सिंपल। उसी तरह आप स्टैंडर्ड बेसिस R2 जो है इसके अंदर 2 आएंगी, E1 और E2, 1 0 और 0 1, और स्टैंडर्ड बेसिस R4 है ना, तो इसमें 4 आएंगे, E1 आएगा, उसको हमने U1 का नाम रख लेना है, U2 U3 और U4। तो U1 में आ जाएगा जी 1,0 0, फिर U2 में 0,1,0 0 0 0 0,1,0 और 0 0 1, सिंपल। फिर TF(E1) आपने इसमें पुट करना है, तो 1,0 सिंपल, जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी हुई है उसमें ये वैल्यू पुट कर लो बेस 2 के, आपके पास सिंप्लीफाई होके ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 3 5 1 4। 3 मीन्स U1 की वैल्यू है, ये U2 की वैल्यू है, ये U3 की U5 की वैल्यू 4 की वैल्यू आ गई। तो इसी तरह फिर TF(E2) 0,1 इसमें पुट किया, आपके पास ये आ गया। फिर ये U1 -2 U2 7 U3 0 U4, फिर इसको आपने क्या करना है, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, तो ये फिर क्या आ जाएगा जी, पहला जो है आपके पास जो आई है रो, उसको आपने ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह ये जो आंसर आएगा इसका, इसको भी कॉलम फॉर्म में लिख लिया, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसका जी फोर्थ पार्ट है जो आपने खुद करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 की जानब चलने लगे।